नमस्कार। आज हम लोग काव्य दीपिका जो एक काव्य शास्त्र ग्रंथ है, इसको लक्षण ग्रंथ भी कहते हैं। तो आज हम लोग काव्य दीपिका पे बात करेंगे। काव्य दीपिका जिसके लेखक श्री कांति भट्टाचार्य हैं। कांति भट्टाचार्य के द्वारा ये एक संग्रहण किया गया एक काव्य शास्त्र पुस्तक है। तो आज हम लोग काव्य दीपिका पर बात करेंगे और चर्चा करेंगे। जैसे कि काव्य दीपिका की प्रथम शिखा हम लोगों ने पढ़ ली है, द्वितीय शिखा में कुछ चीज़ें कंप्लीट हो गई है। आज हम लोग काव्य दीपिका के द्वितीय शिखा के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे शब्द और शब्द की शक्तियाँ और अर्थ। शब्द की शक्तियाँ और अर्थ। तो मैं बात कर रहा था, शब्द 3 तरह का होता है। शब्द जो है वो 3 प्रकार का होता है। शब्द 3 तरह का होता है। पहला शब्द है वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक। शब्द 3 तरह के होते हैं और उन शब्द की 3 शक्तियाँ होती हैं। पहला अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। और फिर उन्हीं शब्द के 3 अर्थ होते हैं, जिसका नाम है वाच्य, लक्ष्य और व्यंग। तो वाचक शब्द की जो शक्ति है उस शक्ति का नाम है अभिधा शक्ति। और वाचक शब्द के द्वारा जिस अर्थ की प्रतीति होती है उसको वाच्य कहेंगे। उसी प्रकार लाक्षणिक शब्द है, उसमें जो शक्ति विद्यमान होती है वो लक्षणा शक्ति कही जाती है। और लाक्षणिक शब्द के द्वारा जिस अर्थ को प्रकट किया जाता है वो लक्ष्य अर्थ है। तो लाक्षणिक शब्द में कौन सा अर्थ होता है? लक्ष्य अर्थ। लाक्षणिक शब्द में कौन सी शक्ति होती है? लक्षणा शक्ति। उसी प्रकार एक व्यंजक शब्द है, उसी प्रकार एक व्यंजक शब्द है। तो व्यंजक शब्द में जो शक्ति होती है उसको व्यंजना शक्ति कहा जाता है। और व्यंजक शब्द जिस अर्थ को बताता है उसको व्यंग अर्थ कहते हैं। तो उसको क्या बोलेंगे? व्यंग्यार्थ। बात समझ आ रही है? तो ये 3 प्रकार के प्रमुख शब्द, अर्थ और शब्द शक्तियाँ। तो व्यंजक शब्द है, तो व्यंजक शब्द तो उसमें कौन सी शक्ति रहेगी? व्यंजना शक्ति। और व्यंजक शब्द किस अर्थ को बताएगा? व्यंग अर्थ को। इसीलिए इस तीनों को एक रो में लिख दिया गया है। व्यंजक शब्द है तो व्यंजना शक्ति, व्यंग अर्थ। लाक्षणिक शब्द है तो लक्षणा शक्ति और लक्ष्य अर्थ। बात समझ आ रही है? तो इस प्रकार से यहाँ पे वाचक शब्द है तो अभिधा शक्ति और वाच्य अर्थ, ये 3 शब्द शक्तियाँ और शब्द के अर्थ। तो 3 शब्द हैं, 3 शब्द शक्तियाँ हैं और 3 अर्थ है। ये आपका मैं बता दिया। वाच्यार्थ जिसको बोलेंगे, अगर हम वाच्य जोड़ा अर्थ कर देंगे तो वाच्यार्थ हो जाएगा। हाँ, तो वाच्यार्थ, वाच्य प्लस अर्थ बराबर वाच्यार्थ। तो वाच्यार्थ को मुख्यार्थ भी कहा जाता है। वाच्यार्थ को मुख्यार्थ भी कहा जाता है। मुख्यार्थ, वाच्यार्थ को हम मुख्यार्थ भी कहते हैं। और व्यंग्यार्थ को हम ध्वनि भी कहते हैं। व्यंग अर्थ को ध्वनि, व्यंग्य अर्थ जो होता है उसको ध्वनि भी कही जाती है। तो इस प्रकार से 3 शब्द हुए और 3 शब्द की 3 शक्तियाँ हुई और 3 शब्द के 3 अर्थ हुए, जिसका नाम वाच्य, लक्ष्य और व्यंग हुआ। तो वाचक शब्द के विषय में मैं बता दिया था, वाचक शब्द किसे कहते हैं। और अभिधा वाचक शब्द में जो शक्ति होती है उसको अभिधा शक्ति कही जाती है। और वाचक शब्द में जो वाच्य होता है उस वाचक शब्द में जो अर्थ होता है उसको वाच्य कहेंगे। अब ध्यान देंगे, ये जो 9 टर्म यहाँ मैंने लिखा, 3 शब्द, 3 शक्ति और 3 अर्थ, तीनों को हम इसी कॉलम के द्वारा परिभाषित कर सकते हैं। इन तीनों की परिभाषा हम कर सकते हैं।
तो यहाँ लिखता है कि वाचक एक शब्द है। यहाँ पे ये जो कॉलम है शब्द वाला है, ये शक्ति की कॉलम है और ये अर्थ का कॉलम है। अगर मान लीजिए कि वाच्यार्थ को परिभाषित करना है तो क्या लिखेंगे कि वाचक शब्द अभिधा शक्ति के द्वारा जिस अर्थ को बताता हो उसे वाच्यार्थ कहेंगे। मान लिया अभिधा को डिफाइन करना हो, हाँ, तो जिस शक्ति के द्वारा वाचक शब्द वाच्यार्थ को प्रकट करता हो उस शक्ति को अभिधा शक्ति कहेंगे। अगर मान लिया जाए वाच्यार्थ को डिनोट करना है तो वाचक शब्द अभिधा शक्ति के द्वारा जिस अर्थ को बताता हो उसे वाच्यार्थ कहेंगे। सेम प्रोसेस लाक्षणिक शब्द को प्रकट करना हो, बताना हो परिभाषा, तो लाक्षणिक शब्द हम उसे कहेंगे कि लक्षणा शक्ति जो शब्द लक्षणा शक्ति के द्वारा जिस लक्ष्य अर्थ को प्रकट करता है उसे लाक्षणिक शब्द कहेंगे। लक्षणा शक्ति अगर बताना हो, लक्षणा की परिभाषा करना हो तो लाक्षणिक शब्द जिस शक्ति के द्वारा लक्ष्य अर्थ को बताता हो उसको लक्षणा शक्ति कहेंगे। उसी प्रकार लक्ष्य अर्थ को लक्ष्य को बताना, लक्ष्य अर्थ को अगर परिभाषित करना हो तो लाक्षणिक शब्द लक्षणा शक्ति के द्वारा जिस अर्थ को बताता हो उसको लक्ष्य अर्थ कहेंगे। उसी प्रकार व्यंजक शब्द को परिभाषित करना हो तो जो शब्द व्यंजना शक्ति द्वारा व्यंग्य अर्थ को बताता हो उसे व्यंग्य अर्थ कहेंगे और जो उसे व्यंजक शब्द कहेंगे। तो व्यंजना शक्ति को डिनोट करना है तो व्यंजक शब्द जिस शक्ति के द्वारा व्यंग्य अर्थ को बताता हो उसको व्यंजना शक्ति कहेंगे। अगर व्यंग्य अर्थ को परिभाषित करना है तो व्यंजक शब्द व्यंजना शक्ति के द्वारा जिस अर्थ को बताता हो उसे व्यंग्यार्थ कहेंगे। व्यंग्यार्थ का दूसरा नाम ध्वनि भी है। तो इस प्रकार से ये इसमें हम वाचक, अब थोड़ा सा हम ये तीन अर्थ को हम बता देंगे कि ये तीन अर्थ क्या होता है। वाच्य अर्थ मतलब एक मुख्य अर्थ, एग्जैक्ट अर्थ जो होता है उसी को वाच्यार्थ कहेंगे। मुख्य अर्थ को ही वाच्यार्थ कहेंगे। जैसे एक उदाहरण है कि रोड पर घर, एक उदाहरण है कि मेरा घर रोड पर है। तो मेरा घर रोड पर है तो इसमें मुख्य अर्थ क्या होगा? मुख्य अर्थ होगा, आप क्या समझें, आप ये समझें कि रोड पर घर है, इसका मतलब कि रोड के किनारे में उसका घर है, इसीलिए वो बोल रहा है कि मेरा घर रोड पर है। तो ये आपका वाच्यार्थ नहीं हुआ। वो क्या बोला कि मेरा घर रोड पर है, मतलब कि रोड के बीचों बीच उसका घर बनाया हुआ है। ये है उसका मुख्य अर्थ, वही ना मीनिंग निकल रहा है। आप अलग बात है कि आप दूसरे अर्थ को समझ ले रहे हैं, लेकिन अर्थ वहाँ पे क्या निकल रहा है कि मेरा घर रोड पर है। आप आइए, मेरा घर रोड पर है, इसका मतलब ये हुआ कि रोड के किनारे, ये तो आप समझ रहे हैं, लेकिन उसका अर्थ क्या निकल रहा है कि रोड पर है। बात समझ आ रही है? तो इसका मुख्य अर्थ क्या हुआ कि रोड पर ही, रोड के बीचों बीच घर है, गाड़ी आएगी और घर को उड़ा देगी। तो ये हो गया आपका जो मुख्य अर्थ समझते हैं कि मेरा रोड के बीचों बीच ही घर होना वाच्यार्थ कहलाता है। मुख्य अर्थ वही कह रहा है, लेकिन यहाँ पे वो उसका अर्थ आप मुख्य अर्थ को ना लेकर के बोले हैं, आप समझ गए कि नहीं, रोड पर घर नहीं होगा, रोड के किनारे घर होगा, इसीलिए बोला कि मेरा घर रोड पर है। तो ये जो आप दूसरा अर्थ समझे हैं वो आपका लक्ष्य अर्थ है। बात समझ आ रही है? तो लक्ष्य अर्थ है कि आप जो दूसरा अर्थ समझ गए कि नहीं मेरा घर रोड पर है, तो आपका लक्ष्य अर्थ है। तो वाच्यार्थ मतलब मुख्य अर्थ। जैसे आप किसी को बुलाते होंगे, जैसे कहीं अगर ऑटो को ऑटो या फिर आप कहीं खाने के लिए जाते हैं, तो अगर आपको पूड़ी चाहिए तो आप पूड़ी को बुला देते हैं, पूड़ी इधर आओ। तो पूड़ी इधर आओ तो आप पूड़ी वाले को बुलाते हैं, पूड़ी वाले नहीं बोलते, आप बोलते पूड़ी इधर आओ। तो क्या पूड़ी खुद चल के आएगा? तो पूड़ी वाला समझ आता है कि पूड़ी नहीं, वो हमको बुलाया। तो वो आपका मुख्य अर्थ क्या था कि आप पूड़ी को बुला रहे हैं, पूड़ी का है हाथ पैर है, वो चल के खुद से चल के आएगा नहीं। उसका मुख्य अर्थ तो वही है कि पूड़ी आएगा दौड़े दौड़े दौड़े, नहीं, आप पूड़ी वाले को बना, और दूसरा को हम लोग क्या समझेंगे, नहीं आप पूड़ी को नहीं बुलाएं, पूड़ी वाले को बुलाए हैं और पूड़ी के साथ बुलाएं। बात समझ आ रही है नहीं? तो इस प्रकार से यहाँ पे ये लक्ष्य अर्थ होगा, जो दूसरा अर्थ समझते हैं आप। तो आपका वाच्यार्थ, लक्ष्य अर्थ और व्यंग्य अर्थ होता है, वो बताएंगे व्यंग्य अर्थ क्या होता है। जब
पढ़ाएंगे तो व्यंग्य अर्थ क्या होता है अभी बता देते हैं। जैसे मान लीजिए इसी में व्यंग्य अर्थ क्या हो जाएगा, तो मुख्य अर्थ एक वाक्य है कि मेरा घर रोड पर है, तो इसका मुख्य अर्थ क्या हो जाएगा, मुख्य अर्थ होगा कि रोड के बीचों बीच ही घर है, ये आज आपका मुख्य अर्थ है। लक्ष्य अर्थ इसमें क्या होगा कि आपने क्या समझा कि रोड के किनारे आपका घर है, ये आपने समझा। लेकिन लेकिन तीसरा क्या व्यंग्य अर्थ इसमें क्या होगा, व्यंग्य अर्थ ये होगा कि आपने ऐसा क्यों कहा, तो आपने ऐसा इसलिए कहा कि मेरा घर रोड पर है, इसका मतलब ये हुआ, इसका अर्थ ये है कि आप मेरे घर में आपको आने में कोई परेशानी नहीं होगी। मेरा घर रोड पर है तो हर तरह की सुख सुविधाएं मेरे घर के आसपास होंगी। रोड है तो गाड़ियाँ की सुविधा होगी, स्कूल टाउन एरिया हो सकता है, स्कूल की सुविधाएं होगी, हॉस्पिटल की सुविधाएं होंगी, कॉलेजेस की सुविधाएं होंगी, तरह तरह की दुकानें होंगी। तो इस प्रकार से ये उसका कहने का मतलब है कि बस बस मेरा घर रोड पर है, मेरा घर रोडे पर तो है, इसका मतलब ये हुआ कि वो बताना चाहता है कि मेरे घर में क्या क्या फैसिलिटी है। देखिए बोलता क्या, मेरा घर रोड पर है, तो उसका मुख्य अर्थ क्या है, घर के रोड के बीचों बीच है। लक्ष्य अर्थ क्या है कि रोड के किनारे है। व्यंग्य अर्थ क्या है कि उसका प्रयोजन कि मेरा घर के सामने हर तरह की सुविधाएं ही है। तो वो जो तीसरा अर्थ बता रहा है कि हर तरह की सुख सुविधाएं गाड़ियाँ आना जाना करती है, वो तीसरा अर्थ वो समझ रहा है, तो वो तीसरा अर्थ ही व्यंग्य अर्थ कहलाएगा। बात समझ आ रही है? तो ये 3 तरह के अर्थ हुए। तो काव्य दीपिका के अनुसार जो वाचक शब्द की परिभाषा जो था, साक्षात संकेतितम यो अर्थम अभिधत्ते सवाचका, तो ये हम क्लियर कर लिए थे। वाचक अभिधा, वाचक शब्द, अभिधा शब्द, वाचक शब्द। आज हम लोग पढ़ेंगे लाक्षणिक शब्द, मतलब काव्य दीपिका पुस्तक में लाक्षणिक शब्द की परिभाषा क्या दी गई है। लाक्षणिक शब्द और लक्ष्य अर्थ और लक्षणा के स्वरूप, लक्षणा शक्ति के स्वरूप, ये 3 चीज़ हम लोग आज पढ़ेंगे। तो लाक्षणिक शब्द मैंने परिभाषा बता दिया था, मैं परिभाषा बता दिया था कि लाक्षणिक शब्द किसे कहेंगे कि जो शब्द लक्षणा शक्ति के द्वारा लक्ष्य अर्थ को प्रकट करे। और यहाँ पे क्या, लक्षणा के द्वारा अर्थबोधको शब्दा लाक्षणिका, ये डिफिनेशन, ये जो डिफिनेशन है काव्य दीपिका, D2 काव्य दीपिका से लिखा हुआ डिफिनेशन है, संस्कृत लाइन है, आप इसको देख सकते हैं। तो देख सकते हैं लाक्षणिक शब्द की क्या परिभाषा लिखा, लक्षण्य अर्थबोधकः शब्दो लाक्षणिकः, यहाँ विसर्ग होगा। लक्षण्य, लक्षणा के द्वारा, तो लाक्षणिक शब्द में कौन सी शक्ति होती है, लक्षणा शक्ति, तो लक्षणा शक्ति के द्वारा अर्थबोधक, अर्थ को बोधक करने वाला शब्द ही लाक्षणिक शब्द कहलाता है। मतलब लक्षणा शक्ति के द्वारा अर्थ को बताने वाला शब्द ही लाक्षणिक शब्द कहलाता है। इसका मीनिंग हो जाएगा लक्षणया, तृतीय व्यक्ति एक वचन, लक्षण्य, लक्षणा शक्ति के द्वारा अर्थ को बताने वाला शब्द, अर्थबोधका शब्दो, अर्थ को बताने वाला शब्द क्या कहलाता है, लाक्षणिक शब्द। लक्षण्य अर्थबोधका शब्दो लाक्षणिका, लक्षणा शक्ति के द्वारा अर्थ को बताने वाला शब्द जो है लाक्षणिका शब्द कहलाएगा। बात समझ आ रही है? तो लक्षणा शक्ति के द्वारा जो अर्थ को बताता है तो वो लाक्षणिक शब्द कहलाएगा। और फिर लक्ष्य अर्थ क्या कहलाएगा, तो वही बोलता है लक्षण्य बोध अर्थ, लक्षणा शक्ति के द्वारा जो अर्थ को बताया जाता है उसी को क्या कहते हैं, लक्ष्य अर्थ कहेंगे। यहाँ विसर्ग होगा, यहाँ पे 2 विसर्ग होगा। तो ध्यान दीजिए, कुल मिलाकर लक्षणा शक्ति के द्वारा अर्थबोध का शब्द लक्षण्य है, लक्षणा शक्ति के द्वारा, लक्षणा में तृतीय व्यक्ति एक वचन, जैसे बालिका है तो बालिकया, तो लक्षणा है तो लक्षण्या, तो लक्षणा शक्ति के द्वारा
अर्थबोध का अर्थ को बताने वाला शब्द लाक्षणिक कहलाएगा। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है लक्ष्य, फिर क्या है, फिर लक्ष्य यहाँ अर्थ है, तो लक्ष्य किसे कहेंगे, तो बोलता है लक्षण्य, लक्षण्य बोध अर्थ, लक्ष्य लक्षणा शक्ति के द्वारा जिस अर्थ का बोधन किया जाता है, जिस अर्थ का बोध होता है उसे लक्ष्य अर्थ कहेंगे। बात समझ आ रही है? लक्षणा शक्ति के द्वारा जिस अर्थ का बोध होता है उसे लक्ष्य अर्थ कहेंगे, लक्ष्य अर्थ कहेंगे। क्लियर हो गया होगा? लक्षण्य बोध अर्थ लक्ष्य, लक्ष्य लक्ष्य, तो लक्ष्य अर्थ कहेंगे। तो ये मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। कुल मिला के आपको ये समझना है कि लक्ष्य अर्थ किसे कहेंगे, तो लक्षणा शक्ति के द्वारा जिस अर्थ को बताया जाता है वो लक्ष्य अर्थ कहलाएगा। और लाक्षणिक शब्द किससे कहेंगे, तो लक्षणा शक्ति के द्वारा अर्थ को बताने वाला शब्द ही लाक्षणिक शब्द कहलाएगा। लक्षणा शक्ति बोध अर्थ, बोध लक्षणा शक्ति के द्वारा जिस अर्थ को बताया जाता है उसको लक्ष्य अर्थ कहेंगे। तो ये आपका लाक्षणिक और लक्ष्य अर्थ आपका कंप्लीट हो गया। तो मैंने बताया था कि शब्द है तो शब्द में अर्थ होता है, शब्द में शक्तियाँ होती हैं। अब इसका जो सबसे बड़ा विषय जो है वो लक्षणा स्वरूप, लक्षणा के क्या स्वरूप हैं, लक्षणा के क्या स्वरूप है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। लक्षणा के स्वरूप ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लक्षणा के स्वरूप। तो लक्षणा के स्वरूप का दीपिका में लिखा हुआ परिभाषा हम लोग उस पर बात करेंगे। तो आइए, चलिए लक्षणा स्वरूप, लक्षणा स्वरूप, लक्षणा के स्वरूप। तो लाक्षणिक शब्द हम लोग पढ़ रहे हैं, तो लाक्षणिक शब्द में हम लोगों ने लक्षणा को पढ़ लिया, सॉरी लाक्षणिक शब्द क्या होता है पढ़ लिया, लक्ष्य अर्थ क्या होता है पढ़ लिया। अब लक्षणा की परिभाषा, तो लक्षणा क्या है, एक शक्ति है जो लक्ष्य अर्थ में है। तो वाचक लाक्षणिक शब्द जिस शक्ति के द्वारा अर्थ को प्रकट करता है या फिर लक्ष्य अर्थ को प्रकट करता है उसे लाक्षणिक शब्द, उसे लक्षणा उस शक्ति को क्या बोलेंगे, तो लक्षणा शक्ति कहेंगे। अब उसी को काव्य दीपिका में ये विश्वनाथ के द्वारा, ये जो परिभाषा है वो विश्वनाथ के द्वारा लिखा गया है। कौन सी पुस्तक में, साहित्य दर्पण में, हाँ साहित्य दर्पण में। तो देखते हैं क्या यहाँ पे लिखता है, ये लाइन आप याद कर लेंगे आप लोग। तो मुख्य अर्थ बाधे तदयुक्तो, मुख्य अर्थ बाधे तदयुक्तो यया अन्य अर्थ प्रतीयते रूढ़े रूढ़े प्रयोजनात् वा अशो लक्षणा शक्तिर्पिता, क्रिया ने शक्तिरर्पिता, इतना ही काफी। तो मुख्यार्थ बाधे, ये लाइन आपको याद कर लेना ही होगा, ये लाइन आप लिखेंगे परीक्षा में। तो मुख्यार्थ बाधे लक्षणा का स्वरूप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो लक्षणा, और क्वेश्चन आएगा कि लक्षणा के स्वरूप को वर्णन करें, लक्षणा के स्वरूप, लक्षणा की परिभाषा देते हुए उसके भेदों पर प्रकाश डालें, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो मुख्य अर्थ बाधे तदयुक्तो यया अन्य अर्थ प्रतीयते, मुख्य अर्थ बाधे तदयुक्तो यया अन्य अर्थ प्रतीयते, ये लाइन आपको बोलते रहना होगा। मुख्य अर्थ बाधे तदयुक्तो यया अन्य अर्थ प्रतीयते रूढ़े प्रयोजनात् पाशो लक्षणा शक्तिर्पिता। तो ये आपका, ये लाइन आपको पहले इसको 2-3 बार पढ़ेंगे। मुख्य अर्थ बाधे तदयुक्तो यया अन्य अर्थ प्रतीयते रूढ़े प्रयोजनात् वाशो लक्षणा शक्तिरर्पिता। देखेंगे, देखते हैं इसका मीनिंग क्या है। इसको समझने के लिए पहले यहाँ पे मैं एक एक चीज़ को मैं समझाया हूँ। यहाँ पहले आप लक्षणा को समझने के लिए 3 से 4 टर्म है, 3 से 4 टर्म है, वो 3 से 4 टर्म मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या। देखिए यहाँ पे लक्षणा के स्वरूप, ठीक है।
तो यहाँ पे 4 टर्म है, इस 4 टर्म को आप समझेंगे। पहला यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये पूरी परिभाषा यहाँ पे लिखी हुई है लक्षणा की। अब उसमें 4 चीज़ें, ये 4 चीज़ को आप समझेंगे, उसके बाद सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है मुख्यार्थ बाधे। मुख्यार्थ बाधे इसका हिंदी हो जाएगा मुख्य अर्थ के बाधा होने पर। बाधा, बाधा लिखा, बाधा, मुख्य अर्थ के बाधा होने पर। मुख्य अर्थ बाधे, इसका मतलब है मुख्य अर्थ के बाधा होने पर। तो मुख्य अर्थ यहाँ पे क्या वाला कहलाएगा, वाच्य अर्थ। क्या कहलाएगा, वाच्य अर्थ। मुख्य अर्थ क्या कहलाएगा यहाँ पे, वाच्य अर्थ। तो यहाँ पे लिखता है मुख्य अर्थ बाधे, मुख्य अर्थ बाधा, मुख्य अर्थ के बाधा होने पर, मुख्य अर्थ के बाधा होने पर। फिर लिखता है तदयुक्तो, मतलब तदयुक्तो मतलब तदयुक्तो अन्य अर्थ। जैसे मुख्य अर्थ का बाधा हो जाएगा तो फिर क्या लिखता है, तदयुक्तो अन्य अर्थ। तो उसके मुख्य अर्थ का बाधा हो जाएगा तो उसके स्थान पर नया अर्थ का योग। तो तदयुक्तो अन्य अर्थ, तदयुक्तो अन्य अर्थ का योग। तदयुक्त, युक्त मतलब योग, तदयुक्तो उसके स्थान पर नया अर्थ का योग होने पर, उसके स्थान पर नहीं, उसके साथ नया अर्थ का योग होने पर। हाँ, उसके स्थान पर नहीं, वो योग होता है, साथ में वो भी अर्थ रहता है लेकिन योग होता है, तो उसके स्थान पर नहीं, बस योग, आगम, उसके स्थान पर एक नया अर्थ का आगम होता है। तो तदयुक्तो अन्य अर्थ, सबसे पहले क्या होगा, मुख्य अर्थ की बाधा, तदयुक्तो अन्य अर्थ यया प्रतीयते। हाँ, तो यया मतलब जिसके द्वारा, यया मतलब जिसके द्वारा, जिसके द्वारा अन्य अर्थ प्रतीयते। हाँ, तदयुक्तो अन्य अर्थ यया प्रतीयते, उसके स्थान पर नया अर्थ, उसके स्थान पर नया अर्थ जिसके द्वारा प्रतीत होता है उसे क्या कहा जाता है, लक्षणा शक्ति कही जाती है। ध्यान दीजिए, यया, यया, यया मतलब जिसके द्वारा अन्य, अन्य अर्थ, अन्य अर्थ प्रकट होता है। लक्षणा का फिर समझिएगा, मुख्य अर्थ का बाधा होगा, पहला मुख्य अर्थ मतलब वाच्य अर्थ, वाच्य अर्थ का बाधा होगा, फिर उसके जगह पर अन्य अर्थ आएगा। तो उस मुख्य अर्थ के बाधा होने पर अन्य अर्थ जिस शक्ति के द्वारा प्रतीति होती है उसे लक्षणा शक्ति कही जाती है। फिर से समझिएगा, मुख्य अर्थ बाधे तदयुक्तो अन्यर्थ, तदयुक्तो यया अन्य अर्थ प्रतीयते। मुख्य अर्थ बाधे तदयुक्तो अन्य अर्थ यया प्रतीयते। मुख्य अर्थ के बाधा होने पर उसके जगह पर एक नया अर्थ का योग होने, नया अर्थ का योग होना। तो वह नया अर्थ जिस शक्ति के द्वारा, वह नया अर्थ जिस शक्ति के द्वारा बताया जाता है उस शक्ति को लक्षणा शक्ति कही जाती है। डिफिनेशन ऊपर में ही है, मुख्य अर्थ के बाधा होने पर, मुख्य अर्थ के बाधा होने पर उसके स्थान पर नया अर्थ की प्रतीति जिस शक्ति के द्वारा होती है उस शक्ति को लक्षणा शक्ति कही जाती है। लक्षणा शक्ति अर्पिता, उसको लक्षणा शक्ति माना जाता है, अर्पित किया जाता है लक्षणा शक्ति, उस शक्ति को लक्षणा शक्ति कहते हैं। असो, असो मतलब वह, लक्षणा शक्ति अर्पिता, लक्षणा शक्ति कही जाती है वो। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। तो मुख्य अर्थ बाधे तदयुक्तो, मुख्य अर्थ का पहले बाधा होगा, उसके जगह पर नया अर्थ, तो नया अर्थ उसके जगह पर जो ऐड हो रहा है तो वो जिस शक्ति के द्वारा नया अर्थ की प्रतीति हो रही है वही शक्ति लक्षणा शक्ति कही जाती है। अब वो लक्षणा शक्ति दो कारण से होता है, एक रूढ़ि और एक प्रयोजन। तो ये बाद का विषय है, ये बाद का विषय है कि उसमें वो दो कारण से, किस कारण से, एक रूढ़ि के कारण से, रूढ़ के कारण और प्रयोजन के कारण से। वो जो नया अर्थ ऐड होता है वो दो कारण से होता है, एक रूढ़ के कारण से, एक प्रयोजन के कारण से। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। आप फिलहाल अब इसको याद करें, जब उदाहरण में दूंगा तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी।
फिलहाल आप लक्षणा शक्ति की क्या क्या लाइन है इसका हिंदी देखेंगे कि मुख्य अर्थ के बाधा होने पर उसके स्थान पर उसके योग में एक नया अर्थ की प्रतीति जिस शक्ति के द्वारा होती है वह शक्ति लक्षणा शक्ति कही जाती है। लेकिन वह दो कारण से होता है, एक रूढ़ि के कारण से, रूढ़ के कारण से, और एक प्रयोजन के कारण से। तो लक्षणा नया अर्थ जो वहाँ पे आगम होता है, नया अर्थ जो आता है वहाँ पे, तो वहाँ नया अर्थ के आने का दो कारण है, एक रूढ़ के कारण और एक प्रयोजन के कारण। बात समझिए, मुख्य अर्थ के बाधा और उसके जगह पर नया अर्थ की प्रतीति, जो नया अर्थ की प्रतीति होने लगती है, मुख्य अर्थ का बाधा हो गया, मुख्य अर्थ में वहाँ रुकावट हो गया, मतलब मुख्य अर्थ जो है उसका वाच्य अर्थ है मुख्य अर्थ, उस मुख्य अर्थ को पहले बाधा कर दिए, रोक दिए, और उसके जगह पर जो नया अर्थ आया है, तो नया अर्थ जो आएगा वो दो कारण से आएगा, एक रूढ़ के कारण से आएगा और एक प्रयोजन के कारण से आएगा। तो रूढ़ के कारण से और प्रयोजन के कारण से जो नया अर्थ जिस शक्ति के द्वारा बताई जाती है उस शक्ति को लक्षणा शक्ति कही जाती है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से समझेंगे। लक्षणा में चार फैक्टर, मुख्य अर्थ बाधे, तदयुक्त अन्य अर्थ, रूढ़े, प्रयोजना, ये चार मूलभूत पार्ट है लक्षणा की परिभाषा में। तो अब इसका हिंदी देखिए, मुख्य अर्थ के बाधा होने पर उसके योग्य में नया अर्थ रूढ़ और प्रयोजन के कारण आने पर, तो रूढ़ और प्रयोजन के कारण मुख्य अर्थ के बाधा होने पर रूढ़ और प्रयोजन के कारण नया अर्थ की प्रतीति जिस शक्ति के द्वारा होता है उस शक्ति को लक्षणा शक्ति कही जाती है, उस शक्ति को लक्षणा शक्ति कही जाती है। अब ये जानेंगे कि रूढ़ और प्रयोजन है क्या, इसको हम लोग समझेंगे, तो ध्यान देंगे। अब इसको उदाहरण देखिएगा, एक उदाहरण अभी जैसे मैंने कहा कि रोड पर घर है, रोड पर घर, हाँ, या रास्ते पर घर, या रोड ऐसे लिख देते हैं, रोड पर घर, एक उदाहरण है। अब इसका मुख्य अर्थ क्या होगा, सो पहले बताइए। पहले यहाँ क्या मुख्य अर्थ पर बाधा, मुख्य अर्थ होगा कि रोड के बीचों बीच घर है, रोड बनी हुई है, यहाँ पे रोड बनी हुई है, रोड के बीचों बीच घर है, तो ये इसका मुख्य अर्थ है। एक लाइन है रोड पर घर, तो इसका मुख्य अर्थ क्या हो जाएगा, रोड के बीचों बीच घर। तो क्या आपने इस अर्थ को लिया, क्या नहीं लिया, तो मुख्य अर्थ में बाधा हुआ कि नहीं, हो गया। जैसे रोड पर घर एक उदाहरण है, रोड पर घर है तो इसका मुख्य अर्थ क्या हो जाएगा, मुख्य अर्थ होगा बीच में घर। तो क्या आपने इसका अर्थ ये समझा कि रोड के बीचों बीच ही घर है, बोला नहीं, रोड के बीचों बीच घर नहीं है, तो मुख्य अर्थ का बाधा हो गया, क्योंकि मुख्य अर्थ वही था, रोड के बीच बीच ही घर बना हुआ है, तो मुख्य अर्थ का बाधा हुआ। तो उसके जगह पर एक नया अर्थ आपने जोड़ा, क्या अर्थ, नया अर्थ जोड़ा, उसके जगह पर एक नया अर्थ आपने जोड़ा, क्या, कि रोड के किनारे घर है। बात समझ आ रही है, रोड के किनारे घर है, रोड के किनारे घर है, रोड के किनारे घर है। एक आपने रोड के जस्ट बगल में, रोड के बीचों बीच आपका घर नहीं, रोड के जस्ट बगल में आपका घर है, ये आपने नया अर्थ को जोड़ लिया, तो ये क्या कहलाया, आपका नया अर्थ। यही लिखता है तद युक्तो अन्य अर्थ, तो उसके स्थान पे आपने अन्य अर्थ को ले लिया। तो ये जो अन्य अर्थ आपने लिया उसका दो कारण हो सकता है, या फिर आप एक रूढ़ के कारण ले सकते हैं, या फिर आपने एक उसका प्रयोजन के कारण ले सकते हैं। बात समझ आ रही है, आप एक प्रयोजन के कारण ले सकते हैं या फिर एक रूढ़ के कारण ले सकते हैं। तो मुख्य अर्थ का बाधा हुआ, और वहाँ पे जो अन्य अर्थ की प्रतीति आप कर रहे हैं कि रोड के किनारे जो घर है, ये आप प्रयोजन के कारण ले रहे हैं, ये आप किसके कारण ले रहे हैं, प्रयोजन के कारण। तो प्रयोजन के कारण आप जो ले रहे हैं, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, प्रयोजन के कारण आप एक नया अर्थ को ऐड कर रहे हैं। तो वही जिस शक्ति के द्वारा ये जो नया अर्थ आपने प्रयुक्त किया, नया अर्थ की प्रतीति आपके मनोमस्तिष्क में हुई, वह कौन सा अर्थ है कि रोड के किनारे आपका घर है, रोड पर घर नहीं है। तो मुख्य अर्थ का बाधा हुआ, रोड के किनारे आपका घर है, तो वो नया अर्थ की प्रतीति आपके
दिमाग में हुआ, तो जिस शक्ति से नया अर्थ की प्रतीति हुई, रोड के किनारे जो अर्थ है वो अर्थ आपकी प्रतीति हुई जिस शक्ति के द्वारा, वही शक्ति लक्षणा शक्ति कही जाती है, वही शक्ति लक्षणा शक्ति कही जाती है। अब यहाँ पे दो चीज़ आती है कि रूढ़ और प्रयोजन। रूढ़ और प्रयोजन, रूढ़ि का मतलब क्या होता है, प्रयोजन का मतलब क्या होता है। देखिए लक्षणा नया अर्थ प्रतीति होने के लिए दो कारण, एक कारण, इन दोनों में से कोई एक कारण, या फिर रूढ़ के कारण होगा या फिर प्रयोजन के कारण होगा, या फिर रूढ़ के कारण होगा या फिर प्रयोजन के कारण। तो यहाँ पे देखेंगे कि रोड के किनारे घर है, तो इसमें रूढ़ के कारण या फिर प्रयोजन है। तो रूढ़ का मतलब होता है कि जो बातें प्राचीन समय से चलती आ रही हो, जो मान्यताएं प्राचीन समय से चलती आ रही हो, उसको रूढ़ी कहेंगे। रूढ़ी वाक्य या रूढ़िवादी, इसको जो बात लोग प्राचीन काल से मानते आ रहे हैं उसको रूढ़िवाद कहेंगे, ठीक है। और प्रयोजन होगा कि खास उद्देश्य, एक खास उद्देश्य, खास मोटो। तो यहाँ पे रोड के किनारे आपने जो घर समझा तो इसका प्रयोजन है, आप प्रयोजन के कारण यहाँ पे रोड के किनारे घर है। उद्देश्य है आपका, उद्देश्य क्या है कि आप उद्देश्य बताना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, उद्देश्य बताना चाह रहे हैं कि आप आइए मेरे घर के सामने हर सारी सुविधाएं, प्रयोजन यहाँ दिख रहा है कि नहीं, प्रयोजन मतलब उद्देश्य। तो आपने क्यों कहा कि मेरा घर रोड के किनारे आप आइए, आपने इसलिए कहा क्योंकि आपके घर के सामने बहुत सारी सुविधाएं हैं, आपका घर रोड के बगल में है, गाड़ियाँ की सुविधाएं मिलेगी, स्कूल फैसिलिटी, हॉस्टल फैसिलिटी, हॉस्पिटल फैसिलिटी, कॉलेजेस फैसिलिटी, अच्छे अच्छे ऑफिस, दुकान, हाँ, और राशन का दुकान, इलेक्ट्रॉनिक दुकान, हर तरह की दुकान, हर तरह की सुविधाएं मिलेगी, नल की सुविधाएं मिलेगी, पानी को निकलने के लिए नाली की सुविधाएं मिलेगी। तो ये प्रयोजन है, तो प्रयोजन के कारण वो नया अर्थ वहाँ पे आया। तो आपने इसलिए क्या, इसे क्यों कहा, प्रयोजन के कारण कहा। बात समझ में आ रही है। तो ये आपका हो गया अर्थ, ये आपका हो गया लक्षणा शक्ति। तो लक्षणा शक्ति यहाँ पे क्लियर हो गया। तो लक्षणा में चार चीज़ इंपॉर्टेंट है, अब ध्यान देंगे। लक्षणा में चार चीज़ इंपॉर्टेंट है, दो चीज़ तो सबसे ज़्यादा है कि मुख्य अर्थ का बाधा, उसके जगह पर नया अर्थ, उसके जगह पर नया अर्थ। अब वो नया अर्थ किसके कारण आएगा, या फिर प्रयोजन के कारण आएगा या फिर रूढ़ि के कारण आएगा। तो यहाँ पे रूढ़ि के कारण आएगा। तो यहाँ पे भी जो रोड पर घर मैंने बताया वो किसके कारण आया था, प्रयोजन के कारण, क्योंकि वो प्रयोजन बताना चाह रहा था, क्योंकि वह प्रयोजन बताना चाह रहा था, उद्देश्य बताना चाह रहा था। और कलिंग मतलब ये रूढ़ि मतलब प्राचीन काल से चलती आ रही बातें को मानना। तो यहाँ पे दो उदाहरण काव्य दीपिका में दी गई है। पहला लिखता है कलिंग साहसिका, ये लाइन है कलिंग साहसिका, इसको हम समझते हैं कि ये क्या है। कलिंग साहसिका ये रूढ़ि का उदाहरण है, मतलब ये कुल मिला के लक्षणा का ही उदाहरण है। आपको ये लिखना है, रोड पे घर वाला भी आप लिख सकते हैं, और ये गंगायाम घोषणा, दो उदाहरण है। तो एक रूढ़ि के कारण जो नया अर्थ आया वो कौन है, कलिंग साहसिका। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कलिंग साहसिका या उदाहरण किसके कारण है। यहाँ पे जो लक्षणा हुई है, लक्ष्य अर्थ हुआ है, वो रूढ़ के कारण हुआ या फिर प्रयोजन के कारण, तो रूढ़ के कारण। और गंगायाम घोषा जो उदाहरण है ये प्रयोजन के कारण हुआ है। तो ये जो उदाहरण है आपका कलिंग साहसिका, इसका हिंदी ये हुआ कि कलिंग एक देश है, और कलिंग में रहने वाले लोग जो हैं साहसिक, साहसिक मतलब साहस से भरे होते हैं, बलवान होते हैं, साहस वाले होते हैं। तो कलिंग प्रदेश में रहने वाले जो लोग हैं वो क्या हैं, साहसिक हैं। वो क्या है, साहसिक है, मतलब साहस से भरा हुआ व्यक्ति वहाँ पे देखने को मिलता है। कहाँ पे, कलिंग प्रदेश है। अब ध्यान देखें कि ये उदाहरण में लक्षणा यहाँ पे क्यों लगाया गया। लक्षणा मतलब अन्य अर्थ की प्रतीति, तो अन्य जो शक्ति अन्य अर्थ की प्रतीति करवा दे, मुख्य अर्थ के बाधा होने पर अन्य अर्थ की प्रतीति करवा दे, उसको कलिंग, उसको क्या बोलेंगे, लक्षणा शक्ति बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखता है, ध्यान दीजिए, कलिंग साहसिका, कलिंग साहसिका लिखता है यहाँ पे, क्या लिखता है यहाँ पे, कलिंग साहसिका। इसका हिंदी क्या हुआ कि कलिंग साहसिक है, कलिंग जो है वो साहसिक है। इसका मुख्य अर्थ क्या है कि कलिंग एक देश है, एक जगह का नाम है, और वहाँ पे जगह का नाम है, तो जगह का नाम यहाँ पे लिखा है कलिंग का। इसका मुख्य अर्थ क्या हो गया, एक जगह है, इसका मुख्य अर्थ क्या हो जाएगा, एक जगह है।
इसका मुख्य अर्थ क्या हो जाएगा, कलिंग नामक एक जगह है, ये इसका मुख्य अर्थ होगा। तो कलिंग साहसिक है नहीं, यहाँ पे मुख्य अर्थ का बाधा कर दिया गया। वहाँ उस जगह का नाम कलिंग का अर्थ यहाँ पे ये लिया गया कि कलिंग में रहने वाले लोगों को कलिंग से इंडिकेट किया गया। कलिंग का शाब्दिक अर्थ एक जगह है। कलिंग का एक शाब्दिक अर्थ कि एक जगह मात्र से है, कि कलिंग एक जगह का नाम है। तो जगह साहसिक हो सकता है क्या, जगह साहस हो सकता है नहीं, जगह में रहने वाले लोग साहस है। तो यहाँ पे मुख्य अर्थ क्या है कि एक जगह है। जैसे मान लीजिए अगर हम बोल देते हैं कि हजारीबाग साहसिक है, हजारीबाग गुस्सैला है, हाँ, या हजारीबाग बहुत लड़ाकू है, तो हजारीबाग इसका मीनिंग क्या हुआ कि आप क्या समझें कि हजारीबाग में रहने वाले लोग लड़ाकू हैं, या हजारीबाग में रहने वाले लोग बहुत तेज हैं। तो ये तो अगर बोल देंगे कि हजारीबाग तेज है, हाँ, पढ़ने के मामले में हजारीबाग तेज है, तो आप क्या हजारीबाग तेज है नहीं, हजारीबाग में जो पढ़ रहे हैं स्टूडेंट वो तेज हैं। अपने हजारीबाग का मतलब आपने क्या लिया, हजारीबाग में रहने वाले लोग। तो यहाँ पहले मीनिंग इसका मुख्य अर्थ क्या हुआ, मुख्य अर्थ हजारीबाग एक स्थान है, ये इसका मुख्य अर्थ है, ये एक जगह है, एक निर्जीव पदार्थ है, वो तेज कैसे हो सकता है, वो नहीं हो सकता। तो ये मुख्य अर्थ, यहाँ पे मुख्य अर्थ एक जगह हुआ, हजारीबाग यहाँ लिखेंगे, या फिर कलिंग अगर लिखेंगे, कलिंग साहसिक, तो कलिंग एक जगह है, ये इसका मुख्य अर्थ हुआ। तो यहाँ मुख्य अर्थ आप ले रहे हैं क्या, एक जगह तो नहीं लग रहा है, कलिंग में रहने वाले लोग को आप इसका अर्थ समझ रहे हैं। कलिंगा साहसिक, कलिंग जो होते हैं वो साहसिक होते हैं। तो इसका कलिंग का मतलब एक जगह का नाम, जगह को आप जगह वाला अर्थ को नहीं ले रहे हैं, आप ले रहे हैं कि जगह में रहने वाले लोग, कलिंग में रहने वाले लोग को ले रहे हैं। तो मुख्य अर्थ का बाधा हुआ कि नहीं, जगह, उसका अर्थ मुख्य अर्थ क्या हो रहा था, जगह हो रहा था, लेकिन उसको बाधा, उसको आप रोक दिए, और उसका नया अर्थ क्या लिया आपने, नया अर्थ आपने ये लिया कि कलिंग में रहने वाले लोगों को एक, ये जो नया अर्थ है उस नया अर्थ को आपने ऐड किया। बात समझ आ रही है, वो नया अर्थ को आपने ऐड किया, तो नया अर्थ ऐड हुआ। अब वो किसके कारण, अब वो किसके कारण, तो वो रूढ़ के कारण। क्यों, क्योंकि प्राचीन काल से चलता आ रहा है, प्राचीन काल से ये चलता आ रहा है, ये रूढ़ी है, प्राचीन, ये रूढ़ी मत है, पुरानी मत है। कलिंग, जैसे हजारीबाग तेज है, हजारीबाग तेज है ऐसे बोलेंगे, तो कलिंग साहसिका, कलिंग साहसिका, कलिंग में रहने वाले लोग जो हैं वो साहसिक हैं। तो मुख्य अर्थ का बाधा हो गया, क्योंकि कलिंग मतलब एक स्थान था, और स्थान ना अर्थ लेकर के, मतलब स्थान वाला अर्थ को बाधा कर दिया गया, और उसमें एक नया अर्थ क्या डाला गया, नया अर्थ क्या डाला गया, नया अर्थ डाला गया कि कलिंग प्रदेश में रहने वाले लोग, ये है नया अर्थ। तो नया अर्थ ये है, बात समझ आई। तो नया अर्थ आपका ये है, तो नया अर्थ का योग हुआ। तो नया अर्थ की प्रतीति जिस शक्ति के द्वारा होती है वही लक्षणा शक्ति कही जाती है। अब वो लक्षणा, नया अर्थ की प्रतीति दो कारण हमने बोला था, किसी भी उदाहरण में दो कारण से हो सकता है, एक रूढ़ि से और एक प्रयोजन से। तो रूढ़ि से, तो यहाँ पे रूढ़ के कारण हुआ, रूढ़ी के कारण, क्यों, क्योंकि ये प्राचीन काल से चलता आ रहा है। दूसरा है गंगायाम घोषा, दूसरा उदाहरण क्या है, गंगायाम घोषा, गंगा में घर, इसका यह है कि गंगा में घर, इसका हिंदी क्या है कि गंगा में घर। अब इसका मुख्य अर्थ क्या होगा बताइए, गंगा में घर हो सकता है क्या, नहीं, मुख्य अर्थ यही है कि गंगा बह रही है, गंगा के प्रवाह के बीचों बीच में घर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, घर तो बहा के ले जाएगा ना। हाँ, पुल बनाते हैं, तो वो पुल जो है आने वाले समय में बह के भी चल जाता है, वो अलग बात है, लेकिन पुल और घर में काफ़ी अंतर हो, हाँ, किसी तरह का, तो पुल और घर में अंतर है। तो घर, गंगा में घर, अगर कोई बोलता कि मेरा घर गंगा में है, अब बनारस में मेरा घर है, गंगा में ही मेरा घर है, इसका मतलब ये हुआ कि गंगा में घर नहीं है, गंगा के प्रवाह में घर नहीं है। इसका मुख्य अर्थ क्या हो जाएगा, गंगा के बीचों बीच घर, गंगा जब बह रही है पानी में ही उसका घर, तो ये इसका मुख्य अर्थ है। तो यहाँ आपने उसको वो अर्थ लिया क्या, नहीं लिया, तो मुख्य अर्थ का बाधा हुआ कि नहीं यहाँ पे, जी सर, मुख्य अर्थ का बाधा हो गया। तो नया अर्थ क्या जुड़ा, नया अर्थ ये जुड़ा, नया अर्थ ये जुड़ा कि आपका घर गंगा नदी के
किनारे पे, गंगा नदी के किनारे पे आपका घर है, इसीलिए आपने कहा गंगा में ही मेरा घर है, तो आपका घर गंगा नदी के किनारे। ये आपने नया अर्थ आपने लिया, और नया अर्थ आप लिया तो जिस शक्ति के द्वारा आपने नया अर्थ लिया वही क्या कहलाएगी, लक्षणा शक्ति कहलाएगी। अब ये रूढ़ि के कारण होगा कि प्रयोजन के कारण होगा, वो व्यक्ति ऐसा क्यों बोला, तो बोला प्रयोजन के कारण, कि गंगा नदी में घर कहने का मतलब हुआ कि गंगा के सामने घर है, तो गंगा चूँकि पवित्र नदी है और पवित्रता है, तो मेरा घर भी है वो गंगा की तरह पवित्र है। गंगा की शीतल शीतल हवाएं, जो हवाएं चलती है गंगा नदी से स्पर्श करते हुए, हवाएं मेरे घर तरफ जो आती है वो हमारे घर को भी वो पवित्र कर देता है। तो ये बताना चाहता है कि मेरा घर जो है एक बहुत अच्छे जगह पे, ये प्रयोजन है उसका बताने का। तो इस प्रकार से ये उदाहरण आपका क्लियर हो गया, बात समझ आ रही है। तो उदाहरण को अगर आप समझाना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि गंगायाम घोषा, इसका मुख्य अर्थ ये हुआ कि गंगा के प्रवाह में घर। ठीक, अब फिर लिखेंगे कि यहाँ पर गंगा के प्रवाह में घर, ये मुख्य अर्थ का बाधा करके एक नया अर्थ लिया गया कि गंगा के किनारे में घर, और वो किसके कारण लिया गया, प्रयोजन के कारण। ये उदाहरण को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये प्रयोजन के कारण हम एक घर लिए। तो सबसे पहले इसको एक्सप्लेन करने का, इसको लिखने का तरीका क्या रहेगा, उदाहरण को समझाना हो तो पहले उदाहरण को समझाएंगे कि पहले लिखेंगे कि गंगायाम घोषा, इसका मुख्य अर्थ है कि गंगा के प्रवाह में घर। ठीक, लेकिन यहाँ पे मुख्य अर्थ का बाधा, मुख्य अर्थ को ना लेकर के हम लिया, ये इसमें अन्य अर्थ को लिया जाता है, जो अन्य अर्थ क्या है, गंगा के किनारे में घर, ये इसका अन्य अर्थ है। इस अन्य अर्थ को लिया गया है, मुख्य अर्थ को बाधा कर दिया गया, उसको रोक दिया गया, और अन्य अर्थ को लिया गया, वो कौन सा है कि गंगा के किनारे में घर। अब ये प्रयोजन के कारण हुआ या रूढ़ि के कारण, तो प्रयोजन के कारण। इसमें प्रयोजन क्या है कि वो शीतलता, घर जो गंगा के